नमस्कार, ग्रामीण लोक उच्च माध्यमिक विद्यालय के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं विषय हिंदी कक्षा 8। बोर्ड के अकॉर्डिंग इनके जो कक्षा 8 में जो सिलेबस है उसमें है समास। हम देख रहे हैं समास। समास में क्या है, सबसे पहले लिखते हैं समास। समास जो शब्द है वो सम धन आस से बना है। किससे बना है? सम धन आस से बना हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है पास बिठाना या रखना। पास बिठाना या रखना। संक्षिप्तता भाषा के समर्थ होने की कसौटी है। कहते हैं समास का जो नॉर्मल अर्थ होता है उसका अर्थ है संक्षिप्तता, और संक्षिप्तता का अर्थ होता है जो भाषा की जो है एक प्रकार से समर्थ होने की कसौटी है, अर्थात कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करने का प्रयास प्रत्येक भाषा में किया जाता है। तो हम लिखते हैं सबसे पहले संक्षिप्तता। संक्षिप्तता जो है भाषा के समर्थ होने की कसौटी है। भाषा के समर्थ होने की कसौटी है। समर्थ होने की कसौटी है, अर्थात कम से कम शब्दों में। अर्थ क्या हुआ? अर्थात कम से कम शब्दों में अधिकतम अर्थ व्यक्त करने का प्रयास प्रत्येक भाषा में किया जाता है। कम से कम शब्दों में अधिकतम अर्थ प्रकट करने का प्रयास अधिकतम अर्थ प्रकट करने का प्रयास करने का जो प्रयास है वो प्रत्येक भाषा में किया जाता है। अब ये हम एक पृष्ठभूमि देख रहे हैं। ये क्या देख रहे हैं? पृष्ठभूमि देख रहे हैं कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करने का प्रयास किया जाता है। अधिक से अधिक भावों को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना। अधिक से अधिक भावों को हम इतना ही लिखेंगे ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। आगे जो है समास का अर्थ देखते हैं। समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ, समास का अर्थ, वैसे समास जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। सम धन आस से बना है, जिसका अर्थ होता है पास बिठाना या रखना। अब देखते हैं संक्षिप्त। समास का अर्थ है संक्षिप्त या समास। संक्षिप्त, संक्षिप्त समास। समास ठीक है। सम धन आस अर्थात पास बिठाना। सम धन आस अर्थात पास बिठाना। अर्थ हो गया सम धन आस जो है, सम धन आस अर्थात पास बिठाना, शब्दों को पास पास बिठाना। इसका अर्थ हो गया शब्दों को पास पास बिठाना। शब्दों को पास पास बिठाना। शब्दों को पास पास बिठाना, इसका जो है ये अर्थ है। अब देखते हैं जिससे कम शब्द प्रयोग करके अधिक अर्थ प्राप्त किया जा सके। जिससे कम शब्द प्रयोग करके अधिक अर्थ प्राप्त किया जा सके। अधिक अर्थ
प्राप्त किया जा सके, कम शब्द प्रयोग करके अधिक अर्थ जो है प्राप्त किया जा सके। ऐसा करने के लिए पदों में प्रयुक्त परसर्ग चिन्ह हटा दिए जाते हैं। ऐसा करने के लिए पदों में प्रयुक्त, ऐसा करने के लिए पदों में प्रयुक्त परसर्ग चिन्ह जो होते हैं चिन्ह हटा दिए जाते हैं। परसर्ग चिन्ह जो है वो हटा दिए जाते हैं। हटा दिए जाते हैं, परसर्ग चिन्हों को हटा दिया जाता है। ठीक है, तथा विग्रह करते समय उन्हें परसर्ग चिन्हों को पुनः लगा दिया जाता है। तथा विग्रह करते समय परसर्ग चिन्हों को पुनः लगा दिया जाता है। लगा दिया जाता है। परसर्ग चिन्हों को वापस जो है लगा दिया जाता है। जैसे रसोई के लिए घर, जैसे रसोई के लिए घर। अब रसोई के लिए घर, इसको हम संक्षिप्त में क्या बोलते हैं? रसोई घर। संक्षिप्त में क्या बोलते हैं? रसोई घर। और उसके लिए जो है रसोई के लिए घर। जैसे एक उदाहरण है, रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर। इस पद में परसर्ग चिन्ह के लिए, इस पद में परसर्ग चिन्ह के लिए, परसर्ग चिन्ह के लिए परसर्ग चिन्ह जो है के लिए हटा देने पर जो है रसोई घर शेष बचता है। रसोई घर शेष बचता है। ठीक है, तो इसी तरीके से समास हो गया। तो यहाँ देखिए, रसोई घर इस पद में, इसे है समस्त पद कहते हैं। इसे समस्त पद कहते हैं। इसे समस्त पद कहते हैं। इसे समस्त पद कहते हैं। विग्रह करते समय इस पद पर पुनः परसर्ग चिन्ह लगा देते हैं। तो देखिए, समास युक्त जो पद है समस्त पद कहे जाते हैं और विग्रह करते समय इन्हें हम पुनः लगा देते हैं। ठीक है, विभक्ति लगाकर अर्थ ग्रहण करते हैं समस्त पद। और इसी रूप में हम आगे लिखते हैं, संक्षिप्तता की दृष्टि से समास अत्यंत उपयोगी है। संक्षिप्तता की दृष्टि से समास जो है अत्यंत उपयोगी माना जाता है, लेकिन उसके पश्चात विभक्ति विहीन दो या दो से अधिक शब्दों को सार्थक योग को समास कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी, एक बार लिख दीजिए। समास की परिभाषा, समास की परिभाषा समास की परिभाषा विभक्ति विहीन, लिखिए विभक्ति विहीन विभक्ति विहीन दो या दो से अधिक, विभक्ति विहीन दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, विभक्ति विहीन दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक योग को, दो या दो से अधिक
शब्दों के सार्थक योग को अधिक शब्दों के सार्थक योग को जो है हम सार्थक योग को हम समास कहते हैं। समास कहते हैं, ठीक है। समास युक्त पद को समस्त पद कहते हैं और समास युक्त जो पद होता है उसे समस्त पद कहते हैं। तो ये तो इसकी एक प्रकार से परिभाषा हो गई इन्वर्टेड कॉमे में कि समास किसे कहते हैं, विभक्ति विहीन दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक योग को समास कहते हैं। अब देखते हैं समास जो है, समास युक्त पद को समस्त पद कहते हैं। समास युक्त जो पद होता है, पैराग्राफ चेंज करो, समास युक्त पद को समस्त पद कहते हैं। समस्त पद कहते हैं, समास युक्त पद को समस्त पद कहते हैं, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर दो। विग्रह करते समय पर समस्त पद के दो पद बन जाते हैं, इनसे विभक्ति चिन्ह लगाकर अर्थ ग्रहण किया जाता है, जैसे समस्त पद, ठीक है। विग्रह करते समय इसके जो है दो पद बन जाते हैं। समास युक्त पद को समस्त पद कहते हैं। इसको अंडरलाइन करके फुल स्टॉप लगा देते हैं। समास के भेद, अब लिखते हैं समास कितने प्रकार का होता है, समास के भेद, ठीक है। ऊपर हेडिंग लगा रहा हूं, ये मिटा देता हूं। समास के भेद, समास के भेद। अब देखिए समास के निम्नलिखित 6 भेद हैं। समास के भेद, समास कितने प्रकार का होता है, समास के निम्नलिखित 6 भेद हैं। छह भेद हैं और समास के निम्नलिखित 6 भेद हैं, जिसमें सबसे पहला जो है हमारा तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास। पहला जो है तत्पुरुष समास। दूसरा जो है, पहला है तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास के बाद जो दूसरा है वो है कर्मधारय समास। दूसरा जो है कर्मधारय समास। उसी प्रकार तीसरा जो भेद है हमारा, तीसरा जो भेद है वो है द्विगु समास। द्विगु समास, तीसरा भेद है द्विगु समास। चौथा जो भेद है हमारा जो है वो है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, ये चौथा है। पांचवा है वो है हमारा जो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास जो है द्वंद्व समास। और छठा है वो कर्मधारय। छठा है वो कर्मधारय नहीं, अवयवी भाव, अवयवी भाव समास। छठा जो है हमारा अवयवी भावी समास। पहला तत्पुरुष, दूसरा कर्मधारय, तीसरा द्विगु, चौथा बहुव्रीहि, पांचवा द्वंद्व समास और छठा जो है अवयवी भावी समास। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रिक भी बताई थी बच्चों को कि तक द्वंद्वी अब, मतलब अपने अपने समास के आगे वाले जो है एक एक शब्द ले लो। त से तत्पुरुष,
क से कर्मधारय, तक, द्व से द्वंद्व, ठीक है, द्वंद्वी, दी से द्विगु, ठीक है, द्वंद्वी, अब अ से अव्ययीभावी और ब से बहुब्रीहि, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है कि इस तरीके से आप पूरा का पूरा लिखो, यहाँ तत्पुरुष के बाद कोई भी समास आ सकता है, ठीक है। जैसे बहुब्रीहि आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कर्मधारय आ गया, ठीक है, द्विगु आ गया, कर्म कोई जरूरी नहीं है, ये मैंने लिखे हैं वो कर्म कोई जरूरी नहीं है, आप अलग कर्म भी बना सकते हो और अपने जो है सहुलियत के आधार पर, सरलता के आधार पर इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहला जो समास है हमारा, सबसे पहला समास है तत्पुरुष समास। ये क्या होता है? विभक्ति चिन्हों के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? विभक्ति चिन्हों के आधार पर किया जाता है इसका वर्गीकरण। तो हमारा सबसे पहला जो समास है वो है तत्पुरुष समास। तो सबसे पहले देखते हैं तत्पुरुष समास क्या है। हम देखते हैं तत्पुरुष समास, पहला समास, पहला जो समास है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में जो है द्वितीय पद जो है प्रधान होता है, प्रथम पद विशेष्य होता है। प्रथम पद जो है विशेष्य होता है। तत्पुरुष समास में प्रथम पद जो है वो प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है और प्रथम पद जो है विशेष्य होता है। कारक चिन्हों के आधार पर इसके 6 उपभेद हैं। कारक चिन्हों के आधार पर कारक चिन्हों के आधार पर इसके 6 भेद हैं। लिख लो इसको, कारक चिन्हों के आधार पर इसके 6 भेद माने जाते हैं। हम पढ़ रहे हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, प्रथम पद विशेष्य होता है, कारक चिन्हों के आधार पर इसके 6 उपभेद हैं, ठीक है। यहाँ उपभेद लगा दो, उपभेद हैं, ठीक है। आगे जो है अब देखते हैं सबसे पहले जो है कर्म तत्पुरुष, को का लोप, कर्ता ने कर्म को, कर्म से शुरू होगा कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को का लोप हो रहा है। तो सबसे पहले जो आएगा वो होगा कर्म तत्पुरुष, क जो है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष जो है को का लोप, किसका लोप हो रहा है? को का लोप, को का लोप हो रहा है। कर्म तत्पुरुष में को का लोप है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। कर्म तत्पुरुष में है को का लोप है। तो यहाँ देखिए स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, कुछ ऐसे शब्द हैं जो लिख रहे हैं हम, स्वर्ग प्राप्त, एक समास है स्वर्ग प्राप्त। अब देखिए इसको छोटा कर रखा। समास का अर्थ ही क्या होता है? संक्षिप्तता। समास का अर्थ ही क्या होता है? संक्षिप्तता या छोटा करना। तो स्वर्ग प्राप्त, तो स्वर्ग को का लोप हो रहा है, तो वापस जो है समस्त पद क्या बनेगा? जैसे देखिए समस्त पद बनेगा स्वर्ग प्राप्त, ठीक है। उसके बाद पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बार लिख लेते हैं, एक सारणी बना लेते हैं। एक सारणी इस तरीके से बना लेते हैं, को का स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त है सबसे पहले, ये स्वर्ग प्राप्त, सही है, स्वर्ग प्राप्त और स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। विग्रह करने के लिए आएगा रसोई के लिए घर, उसी प्रकार स्वर्ग को प्राप्त, ठीक है। विग्रह किया, यहाँ लिख दो विग्रह और यहाँ लिख दो समस्त पद, विग्रह और यहाँ है समस्त पद, यहाँ है
समस्त पद, ठीक है। समस्त पद है स्वर्ग प्राप्त और विग्रह करने पर आया है स्वर्ग को प्राप्त, ठीक है। अगला देखिए, अगला इसी में देते हैं को का लोप, ठीक है। ग्रहागत, ग्रहागत, ग्रह को आगत, ठीक है। इसमें आएगा ग्रह को आगत, ग्रह को आगत। उसी प्रकार लीजिए कष्टापन, शरणागत, सॉरी बढ़िया वाला शब्द लीजिए, शरणागत, शरण को आगत, शरणागत, शरणागत, शरण को आगत, शरण को गया हुआ, क्या होता है? शरण को आगत यानी गया हुआ, आगत, ठीक है। शरण को गया। उसी प्रकार चौथा जो हमारा बनेगा वो है इंपोर्टेंट लिख रहे हैं हम, कष्टापन, कष्ट को आपन, कष्टापन, कष्टापन और है कष्ट को आपन, कष्ट को आपन, कष्ट को आपन, ठीक है। ये तो हो गया को का लोप, ठीक है, को का लोप, ठीक है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे कल के लिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास के लिए।